So today we are starting with chapter 7 of offenses against the state, BNS section 147. तो पहले आपने देखा होगा आईपीसी के अंदर सेडिशन जो था उसको ख़त्म कर दिया, जिसको राजद्रोह बोलते थे, और उसकी जगह इसको लेके आए हैं क्योंकि राजद्रोह को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता था। और दूसरी बात ये थी कि यदि उसकी बात करें तो उसमें पहला केस जो मेजर केस दर्ज हुआ था वो हुआ था 1897 के अंदर शायद, और वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट। बाल गंगाधर, वो केस का नाम था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, और उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई थी 18 महीने की। वो एक अखबार चलाते थे केसरी नाम से मराठी के अंदर, और उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने उन अखबार के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया राजद्रोह करने के लिए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने सेंटिमेंट्स बनाए, और वो तो चाहे फिजिकली हुआ नहीं हुआ, यदि उनकी फीलिंग्स और यदि उनको ये समझें कि मानसिक रूप से उनको तैयार कर दिया, या उनकी फीलिंग्स को इवोक कर दिया, या उनके इमोशंस को इस तरह से जागृत कर दिया कि वो राज के अगेंस्ट हो जाए, जो भी राज है, जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हो जाए, तो वो सेडिशन के अंदर आता था उस केस के अकॉर्डिंग। आज के हिसाब से नहीं कह रहा मैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए सेडिशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार से कि भाई डिफाइन तो करो, सेडिशन किस चीज़ को बोलोगे तुम। और जितने भी चाहे जेएनयू केस हो, चाहे कन्हैया लाल से संबंधित हो, चाहे और कुछ हो, इन सारे केसों के अंदर अल्टीमेटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये जताते हुए कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है राजद्रोह की, और ये राजद्रोह में नहीं आता, और इसलिए हटा दिया उनको। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहले वहाँ पर जब पिछला सेडिशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ अक्सर फैसलों के अंदर एक चीज़ यूज़ होती थी, एक वर्ड यूज़ होता था, एक आपने कॉमन सुना होगा, डिससेटिस्फेक्शन। और एक वर्ड इसके पैरेलल और है, दैट इज डिसअफेक्शन। हम जनरली दोनों को एक जैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो डिसअफेक्शन है, ये डिससेटिस्फेक्शन तो है, मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, यहां तक ठीक है। लेकिन जहां डिसअफेक्शन आ जाता है, इट कम्स टू लॉयलिटी। तो मेरी हॉस्टाइल हो जाता हूं मैं उस चीज के प्रति, उसके अगेंस्ट हो जाता हूं, नफरत करने लगता हूं, मेरी लॉयलिटी उसके प्रति नहीं रहती। तो ये सब किस में आता है, डिसअफेक्शन में आता है। तो वहां पर सिर्फ इन दो टर्म्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता था कि वेदर ही इज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट और डिसअफेक्शनेट, ये बात होती थी। डिससेटिस्फाई है, ठीक है, सरकारों से मतभेद भी रहते हैं, सरकारों से लोग संतुष्ट भी नहीं रहते। यदि आज भी कामकाज की बात करें जाए तो बहुत सारे लोग मोदी से संतुष्ट नहीं होंगे, बहुत सारे लोग सरकारी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन संतुष्ट ना होना, लेकिन भारत के प्रति तो वो लॉयल होंगे, उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, हॉस्टाइल भी नहीं होंगे भारत के प्रति। लेकिन जहां डिसअफेक्शन वर्ड आता है, वहां क्या है, वहां सरकार के प्रति कि सरकार के अंदर आपका विश्वास है या नहीं है, बात ये खड़ी होती है। यदि सरकार के अंदर विश्वास है तो सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो बदले जा सकते हैं। आज पीएम मोदी है, कल कोई और बन सकता है, राहुल गांधी बन सकता है, कोई और बन सकता है। तो ये सरकार का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसके अंदर आपका फेथ बना रहे, ये जरूरी है। लेकिन आप सरकार के तंत्र, सरकार का फेथ ही खत्म हो जाए, डिसलॉयल्टी आ जाए उसके अंदर, और फिर आप उस चीज को लेते हुए, इस भाव को लेते हुए काम करें, तो वो फिर अलग चीज है। एक तो ये है कि इस सरकार बदलनी है, हमें सरकार की कार्यशैली पसंद नहीं है, ठीक है बदल दो, लेकिन आपका विश्वास तो है ना, सिस्टम के अंदर विश्वास है, संविधान के अंदर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर विश्वास है, देश की जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर विश्वास है। लेकिन जब आप उस विश्वास को ही हटा देते हो, और जब आप विद्रोह कर देते हो कि ये तंत्र ही हटाना है, और उसके लिए काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं सेडिशन के अंदर आएगा।
लेकिन अब तो वो टर्म हटाई दी, खैर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया, कि भूमिका बताने के लिए बता दिया। और यहाँ पर अब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कौन होगा स्टेट के अगेंस्ट, किसको माना जाएगा। राजद्रोह जैसी चीज खत्म कर दी। अब स्टेट के अगेंस्ट कौन माना जाएगा, वो बंदा माना जाएगा। अब देखो आप इसमें, हुएवर वेजिज वॉर, जो युद्ध की घोषणा कर दे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक बात है, हथियार इकट्ठे कर दिए, लोगों को इकट्ठा कर दिया, और सरकार के, कहीं ना कहीं नक्सलाइट भी इसी उसमें आते हैं, वो भी सरकार के ही अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसको भी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि वो सरकार से असंतुष्ट है या सरकार के अगेंस्ट है। ये असंतुष्टि अलग चीज होती है और डिसलॉयलिटी अलग चीज होती है, हॉस्टिलिटी अलग चीज होती है, तो उसमें डिफरेंस करने की जरूरत है। तो यहां पर सीधा कह दिया हुएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेजेस वॉर का मतलब यहां क्यों हो गया, यहां इसलिए हो गया, यदि आप डिससेटिस्फाइड हैं तो यू आर हैविंग अ मेथड, यू आर हैविंग अ अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट टू चेंज द गवर्नमेंट। और वो कैसे, संविधान के दायरे में रहते हुए, लेकिन वेज वॉर नहीं कर सकते आप अगेंस्ट। तो यहां पर वो किस में आ जाएगा, अगेंस्ट स्टेट में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेम्प्ट्स, यदि कोशिश भी करता है, टू वेज सच वॉर, अबेट करता है, अबेटमेंट ऑफ वेजिंग सच वॉर, शेल बी पनिश्ड विद डेथ, सीधा सीधा है, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो जो सेडिशन था उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो भारत के अगेंस्ट, भारत की सरकार के अगेंस्ट क्या करता है, युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध को अबेट करता है, अबेट मतलब उकसाता है, उकसावा देता है, कोशिश करता है, उन सब, अब आप देखो, सबके लिए सजा पनिशमेंट ऑफ डेथ है, कैपिटल पनिशमेंट है, शेल भी गुंजाइश नहीं है, सबके लिए, केवल इसके लिए नहीं है। एक तो पर्टिकुलर करे उसके लिए भी, जो कोशिश कर रहा है उसके लिए भी, जो अबेट कर रहा है उसके लिए भी, सबके लिए एक ही सजा कर दी। वो क्या है, पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो एक ही है, यदि सरकार के अगेंस्ट इस तरह की गतिविधि करता है। तो यहां पर हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार से असंतुष्ट हैं या सरकार से, सरकार के प्रति लॉयल्टी, निष्ठा आपकी खत्म हो गई है देश के प्रति। तो जब देश के प्रति निष्ठा खत्म हो गई है और आप विरोध के स्वर आपके बनने लगे हैं, तो फिर आपका विश्वास उन सारे तंत्र में, उस सारे सिस्टम से उठ जाएगा। फिर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, फिर आप नया सिस्टम खड़ा करने की सोचोगे, और वो किस में आ जाएगा, वेज और वेजिंग ऑफ वॉर में। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको समझने के लिए वैसे तो अब फिर हम स्टेट को समझें, फिर हम प्रोसीजर को समझें, वो बहुत लंबा हो जाता है, पर कट शॉर्ट करके बस इतना ही समझो आप कि यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डिसअफेक्शन नहीं होना चाहिए। डिसअफेक्शन है किसी भी रूप के अंदर, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा। तो दैट अमाउंट्स टू हायर डिग्री, दैट अमाउंट्स टू डिसलॉयल्टी, दैट अमाउंट्स टू हॉस्टिलिटी, ये सारी चीजें। इलस्ट्रेशन देखो आप, ए जॉइंस एन इंसर्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है, आर्म्ड विद्रोह वगैरह है तो उसके अंदर। तो यहाँ क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय वो, तो वहां पर अबेटमेंट आ गया था। और कंस्पिरेसी क्या है, कंस्पिरेसी इज ए वेरी, यू कैन से आइसोलेटेड टर्म, आइसोलेटेड इन द सेंस कि यहां पर दो लोग क्या कर रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज इन बिटवीन देम। तो तीसरे को कैसे पता लगेगी, तो उनसे कोई बात लीक हो जाए, उनका कोई नोट, उनका कोई वॉइस नोट, उनकी कोई कॉल, ये सारी चीज मिल जाए तो ही पता लगेगी। कंस्पिरेसी तो, कंस्पिरेसी क्योंकि गुप्त रूप से होती है, तो इसलिए कंस्पिरेसी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से, सर्कमस्टेंशियल मेथड से हम पहुंच सकते हैं। तो हुएवर विद इन, विद इन मतलब विद इन द स्टेट इटसेल्फ, भारत के अंदर ही, एंड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया,
तो बियॉन्ड इंडिया, इंडिया की सरहद से बाहर किसी के साथ, दुश्मन देश के साथ मिलके, जैसे उग्रवाद जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी है और ये सब है, वो सब प्रमोट कर रही है, आतंकवादी संगठन है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी उसी में आ जाएगा, जो कंस्पिरेसी रच रहे हैं हमले की किसी और चीज़ के लिए। और एक टर्म आ रही है विदाउट, ये बार बार आ रही है। तो विदाउट में क्या हो गया कि जैसे इंडियन एम्बेसी है, तो हालांकि वो इंडियन एम्बेसी क्या है, वो इंडिया का ही एक पार्ट हो जाता है, वहाँ इंडिया के ही लोग हैं, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें, इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो काम कर रही हैं, इंडिया की जो सेना है शांति सेना के रूप में कहीं और काम कर रही है, तो वो सब विदाउट में आ जाएंगे। विदाउट में इन द सेंस कि दे आर हैविंग सम अथॉरिटी ओवर देयर, वो किसी राइट के तहत वहाँ है। ठीक है, यदि आप रहते हो तो भी आप भारतीय कहलाओगे, फॉरेनर कहलाओगे, अमेरिका में रहते हो तो। लेकिन जो एम्बेसी है, वो जो एम्बेसी है, हालांकि वो एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, इंडियन एम्बेसी, लेकिन वो किस किस में कहलाएगी, वो इंडिया की ही एक्सटेंशन कहलाएगी, क्योंकि अपने लोगों के लिए इट इज़ गिविंग फैसिलिटी टू दोज हु आर लिविंग इन अमेरिका, और अमेरिका से संबंध और ये सब अपने नागरिकों की सुरक्षा, ये सारा दायित्व है, इसलिए विदाउट है वो। तो आप समझ गए, इस टर्म को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, पर ये शब्द आ ही जाता है। तो बियॉन्ड इंडिया कंस्पायर टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस, जो ऊपर दिए हैं वो उनकी कंस्पिरेसी करता है, तो ओवरेव, कंस्पायर टू ओवरेव बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्सेस के जरिए, एंड शो क्रिमिनल फोर्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट शैल बी, किसके अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो कितनी सजा है उसके लिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, एंड इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 ईयर्स या 10 साल जैसी भी हो गई। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परसुएंस देयर ऑफ। तो कंस्पिरेसी में ये नहीं है, अब इन्होंने विराम लगा दिया यहाँ कि कंस्पिरेसी मैंने बनाई, मैं कह रहा हूँ अंजाम तक तो पहुंचे ही नहीं, हमने उसमें कुछ किया तो है ही नहीं, ना तो हमने कोई काम किया, कंस्पिरेसी बनाई है केवल, और ना इलीगल ओमिशन किया। कंस्पिरेसी, बात ध्यान रखना, कंस्पिरेसी जब भी बनाई जाती है तो कंस्पिरेसी के लिए उपयुक्त माहौल ढूंढा जाता है, अनुकूल परिस्थितियां ढूंढी जाती है, सारी चीज जुटाई जाती है, लेकिन कंस्पिरेसी का मतलब है शुरुआत तो हो ही गई, एक गलत चीज की परिपाटी तो चल गई, तो इसलिए कंस्पिरेसी ओनली इज सफिशियंट, बस कंस्पिरेसी बनाता है तो सफिशियंट है। जैसे डकैती कंस्पिरेसी बनाता है तो कंस्पिरेसी ही इज पनिशेबल, हालांकि इसका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि पहले कोई चीज अटेम्प्ट तक तो आए, कम से कम आपने मन में सोच रखा है कुछ भी तो फर्क नहीं है, मेंस रिया और एक्टस रिया में आपने पढ़ा होगा पहले, तो वहीं तो यहां भी कह सकता है कंस्पिरेसी तो बनाई, हमने किया तो नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए कंस्पिरेसी ही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, जब किसी देश के विरुद्ध हो तो, और देश को खतरा हो तो यहाँ। ठीक है, तो 148 खत्म हुआ हमारा, 149 देखो। अब ये सारे बस वो मेन तो वो दो सेक्शन है, अब इन सारों के अंदर कोई आर्म्स इकट्ठे करता है तो बाकी चीजें करता है, तो कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर, तो यदि कोई हथियार वगैरह इकट्ठे करता है, किस मंसूबे से, इस मंसूबे से कि भारत के खिलाफ विद्रोह करेगा, भारत सरकार के खिलाफ। ठीक है, सरकार मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, वो भारत ही हो गया, तो भारत सरकार के खिलाफ यदि करता है तो क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो गया उसका। तैयारी भी करता है तो अदरवाइज प्रिपेयर टू वेज वॉर विद द इंटेंशन ऑफ, वो प्रिपरेशन भी उसके अंदर आ गई, तैयारी भी उसके अंदर आ गई। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपने कोई काम ही किया हो, यदि उस विद्रोह को अंजाम देने के लिए आप, यू आर कलेक्टिंग, हथियार इकट्ठे कर रहे हो, लाठियां तलवार ये सारी चीज इकट्ठे कर रहे हो, देन ऑल्सो, क्योंकि तैयारी है, वो कह रहा है मैंने किया तो है नहीं कुछ भी, तो यहाँ नहीं देखा जाएगा, इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव है। जब देश के अगेंस्ट कोई चीज़ होती है तो उसका सोचना, उसके लिए कंस्पिरेसी करना, उसके लिए तैयारी करना, सब उसी अपराध की, गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा, तो इसके लिए क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब वो देखो 150 में कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, कुछ चीज छुपाना, हुएवर बाई एक्ट और बाई लीगल ओमिशन कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उस कुछ चीज को छुपाता है, उसके नॉलेज में आ गई और उसने छुपा ली, उसने नहीं बताया, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को नहीं बताया,
पुलिस को नहीं बताया, और लोगों को जिनको बताना चाहिए था नहीं बताया, तो वो भी किस में आ जाएगा, इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट। क्यों छुपा रहा है वो चीज़? वो इसलिए छुपा रहा है ताकि उनको अवसर मिल जाए, उनकी बात बाहर आ जाएगी तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए तो उनको भी कितनी पनिशमेंट है यहाँ, विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक की पनिशमेंट। ठीक है, 150 के अंदर 151 है, इसमें डायरेक्ट बात कर दी है, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्सेट्रा विद द इंटेंट टू कंपेल और रेस्टेन एक्साइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। वो एक्साइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, उनकी जो पावर है उसको एक्साइज करने के लिए, उसके बीच में रुकावट बनने के लिए क्या कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के अंदर अंतर था, असॉल्ट के अंदर डराना धमकाना ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो whoever with the intention to inducing or compelling the president of India or governor of any state to excise, कुछ करने के लिए, और to refrain from excise in any manner any of the lawful power, उनको जो कानून ने शक्तियां दी हुई है उनके उसके लिए असॉल्ट करता है, wrongfully restrain करता है, उसको रोकता है। अटेम्प्ट wrongfully to restrain, ये कैसे? अब जैसे मान लो बंगाल में आपने देखा था, गवर्नर कहीं जा रहा था और जनता ने गवर्नर को ही रोक लिया था, वो रेस्टेन में आ जाएगा। वो किसी काम के लिए जा रहा है, कोई ऑफिशियल काम के लिए, कहीं इंक्वायरी के लिए, कुछ और चीज़ के लोगों को मिलने के लिए, तो वो सब इसी में आ जाएगा, क्योंकि रोका जा रहा है उसको स्पेशल बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस, और अटेम्प्ट टू ओवररेव सच प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल के लिए सजा हो सकती है। अब ये तो सीधा सीधा है। अब ये सीधा सीधा क्या है, इसको यदि आप देखो तो इस जो अगला है 152 है, इस संविधान पे ही हमला हो गया। किस चीज के प्रीएम्बल में आप देखते हो तो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल के पार्ट है। तो संविधान का जो मूल ढांचा जो है, जो बेस है, वो कहाँ से निकलता है, प्रीएम्बल से। और प्रीएम्बल के अंदर इंपॉर्टेंट है सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब और उनको कोई किसी भी रूप में डिस्टर्ब करता है, देन ही विल बी पनिश अंडर सेक्शन 152। अब देखो, हुएवर पर्पजली और नोइंगली, जानबूझकर या किसी इरादे के साथ, बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, बोलकर या लिखकर, बाय साइंस, इशारों में, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, खुद खड़े होकर रिप्रेजेंट करना, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और द यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, फाइनेंशियल मीन्स मतलब आर्थिक रूप से शक्ति दे रहा है, और अदरवाइज या किसी भी रूप में, एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट सीजेशन और आर्म्ड रेबुलेशन और सबवर्स इन एक्टिविटी एंड इंक्रेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। तो क्या कर रहा है, किसी भी तरह से उनको रोक रहा है, आइसोलेट कर रहा है, अलग कर रहा है, सशस्त्र विद्रोह, रेबलियन, वो है ना आर्म्ड रेबलियन, विरोध कराने के लिए, और ऐसी एक्टिविटीज कौन सी जो अलगाववाद को बढ़ावा देती है और एंडेंजर्स सोवरेनिटी, और हमारी प्रभुसत्ता जो सरकार है उसको खतरा करती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ होता है, तो और इंडल्ज इन और कमिट्स एनी सच एक्ट्स, वो उसके अंदर यदि किसी भी तरह से संलिप्तता पाई जाती है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या which may extend to 7 years. Explanation: comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alternative by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to this section do not constitute the offense under this section। बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने जो मैं बात कह रहा था, यहाँ पर जो हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो यहाँ क्लियर कर दी कि दो चीजें हैं सरकार के प्रति असंतोष अलग है और सरकार के प्रति बेरुखी अलग है। उसमें क्या है, आप विरोध की स्थिति में आ जाते हैं, लॉयल्टी आपकी खत्म हो जाती है। तो बेरुखी नहीं, असंतुष्टि है तो ठीक है, उसके लिए लॉफुल जो तरीके हैं,
वो हो सकते हैं। आप अपनी पार्टी बनाइए, आप चुनाव लड़िए, आप सभा कीजिए, सरकार जो जो गलत नीतियां हैं सरकार की उनके खिलाफ लोगों को जागरूक कीजिए। धरना प्रदर्शन लीगली हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस हो सकता है, लोगों से अपील हो सकती है। ये सारी चीज़ें लीगली हैं, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो किसकी, प्रजातंत्र की मेन आधार है, अभिव्यक्ति। और वो अभिव्यक्ति किसी माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन वो अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए उसमें जो खतरे में डाल दे किसको, सोवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है, बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो, आई विल रिजॉल्व दैट। बस जो मैंने कहा है, मापदंड बहुत, जैसे हमने पढ़ा था ना कल्पेबल, होमोसाइड और मर्डर, उसके बीच में बहुत थिन लाइन थी, ऐसे ही इसके अंदर है कि डिससेटिस्फेक्शन कब डिसअफेक्शन में बदल जाता है, ये समझने वाली बात है कि कब तक वो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा और कब डिसअफेक्शन बन जाएगा। बस ये, कब तक वो असंतोष है और असंतोष कब विद्रोह बन जाए, वो उनको समझने की बात है। तो इस पे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस, और यहाँ तक भी हमारे जिन से संबंध अच्छे हैं, जैसे नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हैं, श्रीलंका से हैं, बर्मा से हैं, इन सारे देशों में अच्छे हैं, यदि कोई व्यक्ति इन देशों के अंदर ये गतिविधि करता है जो ऊपर हमने देखी है, उनकी सरकार के अगेंस्ट, उनको डिस्टेबल करने के लिए उनके साथ मिलता है वहाँ के लोगों के साथ, देन ऑल्सो ही विल बी पनिश्ड। तो वहाँ भी पनिश्ड, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाह रहे। तो ये पाकिस्तान की तरह थोड़ी, हमने तो कानून बना दिया, पाकिस्तान तो करवाता है, सरकारी एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं यदि हमारा बंदा जाकर किसी भी जिस जिस देश के साथ हमारे पीसफुल रिलेशन है उसमें जाके कोई गड़बड़ी करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो ये कह रखा है, whoever wages war against the government of any foreign state, बाहर, एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एट पीस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध है उससे, अटेम्प्ट टू वेज वॉर, वहां कोशिश करता है, अबेट्स, वो सारी चीजें, कौन सी 147 की वो सारी चीजें आ गई, वो करता है जो इंडिया में कर रहा था वो बाहर करता है, तो कितना हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए ही इज लाइबल। इसी तरह से आगे देखो, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट्स एट पीस। डिप्रेडेशन होते हैं लूट मार, वहाँ जैसे जब कश्मीर, भारत जब आज़ाद हुआ था तो कश्मीर इंडिपेंडेंट था, अलग था, कश्मीर ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तानी आते थे कश्मीर के अंदर आके लूट पाट करके चले जाते थे। तो यदि आज ऐसी कोई स्थिति होती है तो क्या होगा, वो इसके अंदर आ जाएंगे। यदि इंडियन कोई जाके कहीं जाके लूट पाट कर रहा है किसी टेरिटरी पे, सरहद पे, तो वो इसमें आ जाएगा, हुअर कमिट्स डेप्रेडेशन और मेक प्रिपरेशन, यदि प्रिपरेशन करता है तो, ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट, जिनसे साथ हमारा पीस है, संबंध है, तो शेल बी पनिश्ड विद द टर्म्स, वो 7 साल की सजा हो जाएगी। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, टू फॉरफिचर एनी प्रॉपर्टी यूज्ड और इंटेंटेड टू बी यूज कमिटिंग सच, उसके लिए जो भी साधन, हथियार, गाड़ियां जो भी यूज किए हैं वो सब फॉरफिट हो जाएंगी। 155 देखो, whoever receives any property, जिसको ये पता है ये प्रॉपर्टी कैसी है, लूट मार की है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, चोरी चकारी की है, तो इसमें कौन सी आ सकती हैं, गाड़ियां, जैसे इंडिया से गाड़ियां नेपाल में जाती है ना, खरीद फरोख्त होती है, ऐसे मान लो कहीं और से गाड़ियां ला के यहाँ बेची जाए तो लूट की गाड़ी, चोरी की गाड़ियां, तो वो उसी में आ जाएंगी। ठीक है, उसके लिए 7 साल की सजा है इसमें। बिट्टू 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट बात कर लूँ। हाँ, 5 मिनट बाद कॉल कर लूँ। हेलो, हेलो।
और आगे इसी तरह से है ये 156 है, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी अलाउ प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। तो जो भी उनको प्रिजनर ऑफ स्टेट मतलब जैसे बाहर से ये आतंकवादी हैं, ये लोग हैं, ये इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, घुसते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, मारकाट करते हैं, पकड़े जाते हैं, इनकी सज़ा हो जाती है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट यदि ऐसे किसी की सज़ा है, कोई जेल के अंदर है, उसको क्या करता है, भागने की कोई योजना बनाता है, उसको मौका देता है, अवसर देता है, तो कितनी सज़ा है उसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और 10 साल तक की सज़ा है। तो एक बार बता ही दिया मैंने, पढ़ने की तो क्या आवश्यकता है, पर फिर भी whoever being a पब्लिक सर्वेंट होते हुए एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ स्टेट प्रिजनर, उसकी कस्टडी उसके पास है, और प्रिजनर ऑफ वॉर, लड़ाई के अंदर जो प्रिजनर बनाए जाते हैं वो, वॉलेंट्री अलाउज, जानबूझकर, सच प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम एनी प्लेस इन सच प्रिजनर इज कन्फाइंड। कई बार क्या होता है, जेलों में नहीं रखे जाते हैं ऐसे, उनको कहीं और सुरक्षित जगह पर रखा जाता है जेलों के अलावा, तो वहाँ उनसे सारी जानकारी ली जाती है और वो सब, तो वहाँ से यदि कोई निकलने में मदद करता है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। आगे उसकी नेग्लिजेंस से यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजन, लापरवाह हो जाते हैं, उसको पता है वहाँ है पर फिर भी ताला खुला छोड़ दिया या कुछ और खुला छोड़ दिया या इस तरह से, या ध्यान नहीं दिया किसी ऐसी गतिविधि पे जो सरिये वरिये काट रहे थे, तो लापरवाही की भी सजा वो तो नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मैक्स टू 3 years। ठीक है। और 158 है एडिंग, एस्केपिंग और रेस्क्यूइंग ऑफ हार्बरिंग सच पर्सन। तो उसमें क्या है, कोई किसी भी तरह से उसकी कोई मदद करता है, किसी भी तरीके से उसको छुपाता है, भाग गया है, भाग के उसको छुपा लिया, अपने घर पे पनाह दे दी, वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। हुआ नोइंगली, जिसको पता है, एड्स और असिस्ट एनी स्टेट प्रिजन और प्रिजन ऑफ वॉर इन एस्केपिंग फ्रॉम लेफुल कस्टडी, बाहर भागने में मदद करता है, कोई ब्लेड वगैरह ला दी काटने के लिए, सर ये कुछ और कर दिया, रेस्क्यू और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू सच प्रिजनर, और उसको बाहर निकालने में मदद करता है, हार्बर्स और कंसील, छुपाता है उसको, हुआ एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है, और ऑफर्स और अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजन, और उसको अरेस्ट करने में, उसको पकड़ने के अंदर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी उसको, और यह 10 साल तक की। स्टेट प्रिजनर ऑफ वार हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पेरोल विद इन सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। तो जहाँ ये इसको बोलेंगे हम पेरोल, यदि पेरोल के ऊपर कोई बंदा है और वो फिर पेरोल का उल्लंघन करता है तो वो भी इसी में माना जाएगा। तो यहाँ हम तक हमने कर लिया, और जो नेक्स्ट चैप्टर है अब, दैट इज ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये हम पढ़ेंगे। इसमें वैसे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने लॉ होते हैं, उसके हिसाब से डील किया जाता है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो एसोसिएटेड है, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।